तो ये आपने देख लिया है इंसुलिन के जो असर हैं, ये सब आपने देख लिए हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं इंसुलिन के। एक बार आप देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट पर क्या है, फैट पर क्या है और प्रोटीन पर क्या है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन में क्या होता है। सो वी विल सी व्हाट हैपन्स इन द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। सो इसके लिए मुझे ये हमेशा पता होना चाहिए कि एक्चुअली इसके फंक्शंस क्या हैं। सो अब हम देख रहे हैं कि इंसुलिन की कमी में क्या होता है। सो डेफिशिएंसी of insulin will cause a disease which is called as diabetes mellitus. Diabetes mellitus. इस डिजीज का नाम क्या है? डायबिटीज मेलाइटस है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस एंड इट इज़ अ मॉडर्न एपिडेमिक और इसका बहुत ज़्यादा वास्ट इफेक्ट है हेल्थ के ऊपर लोगों की। तो इस डिज़ीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने कहा कि बेसिकली अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो बॉडी में बीमारी क्या होनी है? डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके लिए एक छोटी सी बात याद रखिए कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इतने के बीच में होना चाहिए। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज शुड बी बिटवीन 70 to 100 मिलीग्राम परसेंट एंड दी पीपी मतलब हुआ पोस्ट प्रेंडियल का मतलब हुआ खाना खाने के बाद। ये जो है आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 140। सो दैट मीन्स दीज आर दी नॉर्मल लिमिट्स ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर दो सेपरेट ओकेजन्स पे 1 वीक अपार्ट वीनस ब्लड में कोई भी वैल्यू दोनों में से अगर 200 मिलीग्राम परसेंट से ऊपर है, प्लीज़ अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि दो सेपरेट ओकेजन पे और ये ओकेजन्स एक हफ्ते के डिफरेंस पर होनी चाहिए। अगर वीनस ब्लड सैंपल में कोई भी वैल्यू, चाहे वो फास्टिंग है चाहे पीपी है, अगर 200 मिलीग्राम परसेंट से ऊपर है, देन वी से दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस। और अगर 140 और 200 के बीच में है तो हम इसको कहेंगे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। हम ये देखेंगे, इस पेशेंट को फॉलो अप में रखेंगे कि ये किसी तरह से फ्रैंक डायबिटीज में डेवलप होता है कि नहीं होता है, और वो क्या चीजें हैं जो कि इसको रोका जा सकता है फ्रैंक डायबिटीज में डेवलप होने से। सो पहली बात तो आपको डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस समझ में आ गई कि डायबिटीज मेलाइटस में कोई भी ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू कितने से ऊपर आनी चाहिए? 200 मिलीग्राम परसेंट से। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो फास्टिंग है कि पीपी है, कोई भी आ जाए, और ऐसा वीनस ब्लड में होना चाहिए और दो सेपरेट ओकेजन्स पे होना चाहिए और दोनों सेपरेट ओकेजन्स कम से कम एक हफ्ते के डिफरेंस पर होनी चाहिए। इस चीज को हमने क्या कहा है? डायबिटीज मेलाइटस। तो अब हम देखते हैं कि ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका एक्चुअली होता क्या है इसमें। सो अगर एक चीज तो मुझे समझ में आ गई है, अगर देयर इज एन इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन की कम हो गया, सो तय है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये बात तो पक्के तौर पे मुझे पता चल गई है, क्योंकि इंसुलिन का काम ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करना है? कम करना है। तो इंसुलिन अगर खुद कम हो गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि अगर ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो ये ग्लूकोज ब्लड में सॉल्यूट का काम करता है और इसीलिए ब्लड की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो ब्लड हाइपरटोनिक हो जाएगा। सो हमने ये समझ में आ गया कि ब्लड में अगर सॉल्यूट बढ़ गया है तो ब्लड ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आसपास के पानी को खींचेगा। आसपास के पानी में जो इंटरसेलुलर स्पेस है उससे पानी ब्लड के अंदर आएगा और एक्सट्रीम कंडीशंस में ये सेलुलर डिहाइड्रेशन कर सकता है, सेल के पानी को भी खींच सकता है। इसका रिजल्ट ये होगा कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड देयरफॉर देयर मे बी एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन इन डायबिटिक्स में जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मुझे ये समझ में आ गया इसकी वजह क्या हो रही है। और भी एक वजह है, लेकिन अभी बेसिकली मुझे ये समझ में आ गया कि ब्लड वॉल्यूम क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ब्लड क्या हो गया है? कंसंट्रेटेड हो गया है और इसीलिए जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो आसपास के पानी से क्या खींच लेगा? वाटर को खींचेगा आसपास के कंपार्टमेंट से। और जैसा मैंने आपको बताया, बी अवेयर कि बहुत सीवियर कंडीशंस में इट कैन कॉज सेलुलर डिहाइड्रेशन, मतलब सेल के ही पानी को ये क्या कर सकता है? खींच सकता है। सो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गई और क्या हो गया? ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसकी वजह से अगर आप समझें तो GFR इंक्रीज होगा। GFR इंक्रीज होगा तो ये बात तय है कि यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये पहला सिम्टम है डायबिटिक्स में कि उनमें क्या होती है? पॉलीयूरिया।
पॉलीयूरिया का मतलब ये हुआ एन इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ये पहला सिम्टम। सो हम ये कह रहे हैं कि डायबिटिक्स ये बताएंगे कि मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ता है, इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, पॉलीयूरिया। ये यूरिन आउटपुट इसलिए बढ़ा क्योंकि GFR बढ़ गया है, ये बात तय है। अब अगर यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो गया है तो इसकी एक प्रॉब्लम ये होगी दैट दिस पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ वाटर विच इज डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन की वजह से इसकी बॉडी के थर्स्ट रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे, और ये थर्स्ट रिसेप्टर्स की वजह से इसको होगा पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है दिस पर्सन विल ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। सो डायबिटिक दूसरी बात ये कहता है कि मैं यूरिन भी ज़्यादा जाता हूँ और पानी भी ज़्यादा पीता हूँ। पानी ज़्यादा इसलिए पी रहा है क्योंकि ये जो वाटर लॉस हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से इसके थर्स्ट रिसेप्टर्स क्या हो रहे हैं, स्टिमुलेट, और ये पानी ज़्यादा पी रहा है। ये सेकेंड पी आ गया, पॉलीडिप्सिया। तीसरी चीज यहां पर होगा ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया होगा। आपको ध्यान है मैंने आपको डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ाया था। डायबिटीज इंसिपिडस ADH की कमी से हुआ था, और डायबिटीज इंसिपिडस में भी हमने कहा था पॉलीयूरिया भी है, पॉलीडिप्सिया भी है, लेकिन ग्लाइकोसूरिया नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि रीनल थ्रेशोल्ड मैं आपको किडनी में पढ़ा चुका हूं, 180 मिलीग्राम% ब्लड ग्लूकोज लेवल प्लाज्मा का है। सो अगर प्लाज्मा का लेवल ब्लड ग्लूकोज का 180 मिलीग्राम तक है तो वो यूरिन में पास नहीं होगा, लेकिन अगर प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल 180 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो प्रोपोर्शनेटली किस में पास होगा, यूरिन में पास होगा। और यूरिन में ग्लूकोज के पास होने को हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, और ये ग्लाइकोसूरिया की वजह से यहां पर शब्द आता है मेलाइटस, इसीलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। फोर्थ चीज समझिए, होगा ये कि क्योंकि सेल्स, देखिए ब्लड में ग्लूकोज बहुत है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ब्लड में ग्लूकोज बहुत है, लेकिन ये ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। सो इस पैराडॉक्स को आप समझ पा रहे हैं, ब्लड में ग्लूकोज तो बहुत है लेकिन सेल उसको उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंसुलिन नहीं है। तो इसका मतलब सेल्स में नॉर्मली ग्लूकोज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अदरवाइज हेल्दी कंडीशन में सेल में ग्लूकोज तब कम होगा जब ब्लड में ग्लूकोज कम हो, इसका मतलब आदमी कम खाना खा रहा हो। तो इन सेल्स से सिग्नल जाएगा ब्रेन को कि हमें क्या नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज, और ब्रेन में जो है थर्स्ट सेंटर क्या हो जाएगा, हंगर सेंटर क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट। एंड पैराडॉक्सिकली इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ ब्लड ग्लूकोज दिस पर्सन विल बी हैविंग, क्योंकि ATP नहीं बनाने के लिए आपको ग्लूकोज मिल रहा है, तो इस पर्सन को होगा पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब यह हुआ कि दिस पर्सन विल ईट मोर। ये एक और प्रॉब्लम किसकी आ गई, डायबिटिक्स की आ गई, कि उनमें पॉलीफेजिया भी होता है। उनका जो फूड इनटेक है वो क्या होता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है। मेरे को लगता है कि आपको ये राशनेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब तक हम 4 चीज़ें देख चुके हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ग्लाइकोसूरिया, पॉलीफेजिया। तीसरी चीज़ ये समझिए, क्योंकि ये बात तय है कि ब्लड जो प्रोटीन टूट रहे होंगे, हमने देखा कि इंसुलिन की प्रेजेंस में क्या होता है, प्रोटीन एनाबॉलिज्म, इंसुलिन है नहीं, तो अगर प्रोटीन नहीं बन पा रहे होंगे मसल्स में तो बड़ी समस्या गंभीर ये हो जाएगी कि अगर प्रोटीन नहीं बन पा रहे हैं किसके अंदर, सेल्स के अंदर, और मसल सेल्स अपने क्या तोड़ने शुरू कर रहे हैं, प्रोटीन, तो इसकी वजह से इस पेशेंट को आएगी वीकनेस, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एस्थीनिया। सो एस्थीनिया इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ डायबिटीज। डायबिटिक्स को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एस्थीनिया। सो ये एक बड़ा क्लासिकल मैंने सिम्टोमेटोलॉजी बताई आपको डायबिटीज मेलाइटस की, कि जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा डायबिटीज मेलाइटस में तो क्या क्या होगा, देयर विल बी एन इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, जिसे हमने कहा है पॉलीयूरिया, देयर विल बी एन इंक्रीज इन थर्स्ट एंड मोर इनटेक ऑफ फ्लूइड, दिस विल बी कॉल्ड एज पॉलीडिप्सिया, देयर विल बी पैसेज ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड which is called as glycosuria, and there will be polyphagia, increased food intake, and there will be weakness. So generalized weakness होगी, it can be extreme। इस कंडीशन को हमने क्या कहा है, एस्थीनिया। सो ये क्लिनिकल फीचर्स किसके हैं, डायबिटीज के। अब इधर देखिए, डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज का बढ़ना, इंसुलिन की कमी में ब्लड ग्लूकोज का बढ़ना खराब है, लेकिन उतना खराब नहीं है जितना मैं अब आपको दूसरी बात बताऊंगा। सो दैट मीन्स आप ये समझिए कि मोस्ट ऑफ द डेथ्स इन डायबिटिक्स इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस एक्शन, कि क्या हुआ है कि इंसुलिन की कमी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया है, रादर इट इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म दैट गेट्स डिरेंज्ड। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंसुलिन का जो फैट मेटाबॉलिज्म पर क्या था, जो इफेक्ट था, उसकी वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ज़्यादा डेथ होती हैं, बजाय इस चीज़ के कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है। ये प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कुछ नहीं है, मैं ये कह रहा हूं इट इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंसुलिन की कमी में फैट मेटाबॉलिज्म कैसे एडवर्सली इफेक्ट होता है, दैट इज मोर
more dangerous rather than what happens in the carbohydrate metabolism. So अब हम ये देखते हैं कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी में ये जो फैट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ये क्या नुकसान करते हैं. सो अगर आप इधर देखें, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, सो एक बात मुझे समझ में आ गई कि ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो अब तक इनहिबिट था वो एक्टिवेट हो जाएगा. सो हमने ये देखा कि अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, सो इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, सो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा. क्योंकि अब तक इसको इनहिबिट किसने किया हुआ था, इंसुलिन ने. इंसुलिन अब है नहीं, तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया. और इसकी वजह से जो स्टोर्ड फैट है वो टूटना शुरू होगा. स्टोर्ड फैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो स्टोर्ड फैट किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में. और ये फैटी एसिड्स दोबारा कहाँ पहुंचा दिए गए, लिवर में. और लिवर ने इनसे दोबारा क्या बनाना शुरू किया, फैट. फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल, फॉर एग्जाम्पल ट्राइग्लिसराइड्स, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड्स. और इनका लेवल ब्लड में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. सो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज. एंड दिस विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड एज एथीरोस्क्लेरोसिस. हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम में कि एथीरोस्क्लेरोसिस कुछ डिजीज कंडीशंस में एक्सेलरेट हो जाता है. और वो डिजीज कंडीशन कौन सी है, डायबिटीज है. सो हमने ये कहा कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी में क्या हुआ है कि जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है वो एक्टिवेट हुआ है. इसकी वजह से जो स्टोर्ड फैट है वो टूटना शुरू हुआ है. ये फैटी एसिड कहाँ पहुँच गए हैं, लिवर में. लिवर ने इनसे फिर क्या बना दिया है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह. ब्लड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या हुए, इंक्रीज. और ये जो फैटी या जो लिपिड सब्सटेंसेज है ये जाकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे आर्टरी की वॉल पे. और आर्टरी की वॉल की इलास्टिसिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी. इस कंडीशन को आपने क्या कहा है, एथीरोस्क्लेरोसिस. एंड एथीरोस्क्लेरोसिस में देयर विल बी एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसे हमने स्ट्रोक कहा था. और ये दो बड़े कॉमन कॉज है डेथ के, किसमें, डायबिटिक्स में. सो जैसा मैंने आपसे कहा था कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी इसलिए ज़्यादा डेट्रीमेंटल है कि उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स किसके ऊपर है, फैट के ऊपर है. सो फैट, जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो चांसेस किसके बढ़ते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस के. और एथीरोस्क्लेरोसिस से आर्टरी की वॉल की इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज और सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ते हैं. और ये दोनों बड़े कॉमन कॉज हैं किसके, डेथ के, डायबिटिक्स में. सो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स नॉर्मली हैव अ हाई रिस्क फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज and cerebrovascular accidents and these are the dangerous complications. एक और चीज समझिए, अगर सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो सेल फैट तोड़ना शुरू करेगा. और फैट तोड़ना शुरू करेगा तो सेल ने यूज करना शुरू किया, मान लीजिए फैटी एसिड. मान लीजिए क्या यूज करना शुरू किया, फैटी एसिड. सो अगर फैटी एसिड से एनर्जी लेनी है तो मैं आपको बता चुका हूं कि इस फैटी एसिड को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में. और एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने का काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. सो दिस थिंग इज हैपनिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया. मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूं. सो हमने ये कहा कि अब सेल जिसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है उसको अनफॉर्चुनेटली क्या यूज करना पड़ रहा है, फैटी एसिड. और उसको अगर फैटी एसिड से क्या लेने हैं, एनर्जी लेनी है, तो उसको फैटी एसिड को पहले इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पाथवे में एंटर करना पड़ेगा एज टू कार्बन कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड एज एसिटाइल कोएंजाइम ए. और इस कन्वर्जन को कहां पर होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में. और इसे हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन. एंड दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन. और इस बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे के कुछ जो इसमें बीच में जो चीजें बनेंगी वो बड़ी खतरनाक हो सकती हैं. उसमें एक है एसीटोन, ये वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है. दूसरा है एसिटोएसिटिक एसिड और तीसरा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड. सो दैट मीन्स कि जब ये चीज इसमें कन्वर्ट होती है, एसिटाइल कोए किस में कन्वर्ट होता है, सॉरी फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोए में. किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हैं, बीटा ऑक्सीडेशन. तो इस पाथवे में ये तीन चीज बनेंगी, एसीटोन, एसिटोएस्टिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड. और इन चीजों को हम कहते हैं कीटोन्स बॉडीज. इनको हम कहते हैं कीटोन बॉडीज. और ये कीटोन बॉडीज की समस्या ये है कि ये एसिडिक है. इसीलिए डायबिटिक्स में एक बड़ी गंभीर समस्या विच इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगेन अ कॉमन कॉज ऑफ डेथ दैट इज लाइकली टू अकर. Number 2, these ketone bodies will be passed in urine and this person will also have ketonuria and therefore we say that glycosuria and ketonuria are virtually diagnostic of diabetes mellitus. तो ये फैट के ऊपर आपको ये समझ में आ गया है, एथीरोस्क्लेरोसिस, CAD, CV
PPA, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, कीटोन यूरिया, और क्या हुआ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है। सो अब हमको ये समझ में आ गया है कि ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी में एक्चुअली कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और ये डायबिटीज एक तरह का बहुत बहुत मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इट अफेक्ट्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, और डायबिटिक्स में वर्चुअली एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस पर्टिकुलर डिजीज इन चेक, एंड इफ पॉसिबल टू प्रिवेंट इट बाय फॉलोइंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो ये जो आपके जो एटीपी का जो हमेशा जो यूज होता रहेगा, सो हमेशा एडीपी अवेलेबल होंगे, तो आप एस्टाइल को फैट बनाने में नहीं भेजेंगे, एंड देयरफॉर द ओबेसिटी कैन बी प्रिवेंटेड। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि ये डायबिटीज कितनी तरह की होती है। तो अगर हम ये देखें कि डायबिटीज़ कितनी तरह की होती है, सो डायबिटीज़ दो तरह की हम कहेंगे। एक को हम कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, दूसरे को हम कहेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। सो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को हम जनरली कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, एंड टाइप 2 को हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये जुवेनाइल है मतलब ये अर्ली एज से होती है, सो इट इज़ इन द यंगर एज ग्रुप्स, बर्थ से भी हो सकती है, एंड दिस इज मैच्योरिटी ऑनसेट। इसकी पैथोजेनेसिस ये समझिए कि इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियास, और बीटा सेल्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए क्या किसकी चीज़ की कमी होती है, इंसुलिन की कमी होती है। इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो केवल और केवल इंसुलिन है। इसीलिए मैंने इसको क्या कहा है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। सो टाइप 1 में हमने क्या कहा कि एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एंटीबॉडीज बनी है किसके अगेंस्ट, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियास। ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, इनका नंबर कम हो गया है, इसीलिए इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो गया है, कम हो गया है। और जब इंसुलिन कम है तो हमें ट्रीटमेंट क्या देना पड़ेगा, इंसुलिन ही देना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस जुवेनाइल डायबिटीज को या अर्ली एज ऑनसेट डायबिटीज को क्या कह रहा हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि इसमें मेरे पास एक ही ट्रीटमेंट मोडालिटी रह जाती है, वो है इंसुलिन। अब हम बात करेंगे इसकी नॉन इंसुलिन। इसमें हो ये रहा है कि जो रिसेप्टर्स है वो अपनी सेंसिटिविटी लूज कर देते हैं। कैसे, इस चीज को समझिए। हो ये रहा है कि दिस पर्सन इज ईटिंग लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेट अस से, और इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा क्या रहता है, इंक्रीज। तो इसका मतलब जब भी इसका ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है तो इसकी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन, और ऐसा अक्सर दिन में हर टाइम हो रहा है। सो दिस पर्सन इज लेट अस से अ काउच पोटैटो, बेसिकली ईटिंग लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नॉट डूइंग एनी फिजिकल वर्क, काफ़ी ज़्यादा इनटेक है, तो उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा क्या रहता है, इंक्रीज। इसीलिए उसकी बॉडी में हमेशा क्या प्रेजेंट है, इंसुलिन, और इंसुलिन हमेशा किस पे एक्ट कर रहे हैं, अपने रिसेप्टर्स पे, और इसीलिए रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी उसके लिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब यहां पर शुरू में इंसुलिन की कमी नहीं है, इंसुलिन काफी है, लेकिन इंसुलिन अपने टारगेट सेल्स पे क्या नहीं कर पा रहा है, एक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रिसेप्टर्स उसके लिए क्या हो चुके हैं, अडेप्ट हो चुके हैं या इम्यून हो चुके हैं। सो यहां पर हमें इस तरह की दवाइयां देने की जरूरत पड़ेगी जो कि रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करे, क्योंकि पहले से ही क्या है, इंसुलिन ज्यादा है। सो हम कुछ ड्रग्स देते हैं जैसे सल्फोनाइल यूरियाज, तो यहां पर शुरू में मुझे इंसुलिन यूज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और इस तरह की ड्रग्स जैसे सल्फोनाइल यूरियाज दे विल डू गुड, और मुझे इसमें इंसुलिन की शुरू में जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी मैं इसको क्या कह रहा हूं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये मैच्योरिटी ऑनसेट है, याद कीजिए। इसमें हुआ यह है कि रिसेप्टर्स ने अपनी सेंसिटिविटी क्या कर दी है, लूज कर दी है। सो हमें यह समझ में आ गया है कि ये दो तरह की डायबिटीज है। लेकिन इसमें एक बात और समझ लीजिए कि अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग चलता चला गया तो फिर बर्नआउट भी होगा, क्योंकि सेल्स जो है हमेशा क्या बनाते जा रहे हैं, इंसुलिन। तो ये एक फैक्ट्री की तरह है जिसको अगर आपने शुरू में ओवर प्रोडक्शन में डाल दिया है तो बाद में उसकी मशीनें खराब होंगी। द सेम थिंग कैन हैपन टू द बीटा सेल्स, एंड इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस दीज टाइप 2 डायबिटीज में एक्चुअली गेट कन्वर्टेड इनटू टाइप 1 एंड मे रिक्वायर इन लेटर ऑन स्टेजेस इंसुलिन। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपने 12th में बायोटेक्नोलॉजी में एक चीज पढ़ेंगे कि हम इस इंसुलिन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, और इसको हम कहते हैं ह्यूमुलिन। और ह्यूमुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज या मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस
डायबिटीज के लिए. सो आई होप वी हैव अंडरस्टूड द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन. इन 12th वी विल सी व्हाट इज ह्यूमुलिन, व्हाट आर द वेरियस एनिमल सोर्स ऑफ इंसुलिन, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ एनिमल सोर्स ऑफ इंसुलिन. दीज ऑल टॉपिक्स वी विल टेक इन क्लास 12th. अब मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा इसका एंटागोनिस्ट हार्मोन के बारे में 2 लाइन बोलता हूं. आप जानते हैं कि इसका जो एंटागोनिस्ट हार्मोन है वो है ग्लूकागन. ग्लूकागन का काम यह है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है. और इसीलिए हमने इस हार्मोन को क्या कहा था कि यह हार्मोन हाइपरग्लाइसीमिक है. 2 तरीके हैं. इट इंक्रीजेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब यह है कि स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़ता है. और आप जानते हैं कि लिवर में इस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज में. और इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो सकता है, इंक्रीज. और दूसरा, ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, इट फेवर्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नेमली 3 लैक्टिक एसिड, अमीनो एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. सो लैक्टिक एसिड, अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है, इनसे ग्लूकोज को बनाने को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. सो ग्लूकागन जो कि एंटागोनिस्ट है किसका, इंसुलिन का, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है 2 तरीके से. एक तो ये फेवर करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, जिसमें स्टोर्ड ग्लाइकोजन टूटता है ब्लड ग्लूकोज में. नंबर 2, ये ग्लूकोज बनवाता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, जैसा मैंने आपको 3 बताए, लैक्टिक एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड से या प्रोटीन से. सो ये इस वजह से, दोनों की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज पैंक्रियास. इसके जो एंडोक्राइन फंक्शंस हैं, इंसुलिन और दूसरा हमने देखा ग्लूकागन. एक छोटी सी बात मैं शायद ओवरलुक कर रहा हूं, इसको मैं दोबारा बता दूं. जैसा कि हमने एक तीसरा हार्मोन देखा था, सोमैटोस्टैटिन. सोमैटोस्टैटिन का रोल है इन दोनों को रेगुलेट करने में, इन दोनों को कंट्रोल करने में. सोमैटोस्टैटिन डेफिनेटली प्लेज अ रोल, लेकिन बेसिकली ये हार्मोन्स रेगुलेट होंगे humoral stimuli से, that means by the level of the blood glucose.